चलिए बात करते हैं विस्तार से। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को सजा सुनाते हुए न सिर्फ सश्रम कारावास की सजा दी बल्कि जुर्माना भी लगाया है। ये पहला मौका है जब मुख्तार अंसारी को किसी मामले में सजा मिली। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुना दी है। सजा के अलावा मुख्तार अंसारी पर कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार अंसारी के अलावा उसके साथी भीम सिंह के लिए भी कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। 10 साल के सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें 2 मुलजिम थे, एक मुख्तार अंसारी और भीम सिंह। मुख्तार अंसारी सजा के वक्त गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ, क्योंकि मुख्तार अंसारी गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय की 10 दिन की रिमांड पर प्रयागराज में है, जबकि मुख्तार अंसारी का साथी भीम सिंह व्यक्तिगत तौर पर गाजीपुर कोर्ट में पेश हुआ। मुख्तार अंसारी ईडी की कस्टडी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए थे और भीम सिंह व्यक्तिगत रूप से। लेकिन माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के एक और मुकदमे में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं मुख्तार अंसारी अब एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में जुट गया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ करीब 5 दर्जन आपराधिक मामले चल रहे हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को कोर्ट से सजा सुनाई गई। जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खिलाफ 26 साल पहले गाजीपुर के सदर कोतवाली थाने में 1996 में 5 अलग अलग मामलों को आधार बनाकर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। इनमें वाराणसी का राजेंद्र सिंह हत्याकांड और कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय हत्याकांड के अलावा गाजीपुर का वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड, गाजीपुर में एडिशनल एसपी और पुलिस पर जानलेवा हमले का मामला और चंदौली के मुगल सराय में कांस्टेबल रघुवंत सिंह हत्याकांड शामिल है। कुल 5 मुकदमे थे। 5 मुकदमे तो इनके आपराधिक इतिहास तो 54 के हैं, लेकिन 5 मुकदमों को आधार बनाया गया था इनके ऊपर गैंगस्टर लगाने के लिए। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में सजा पर बहस के दौरान मुख्तार के वकील ने देश के लिए अंसारी परिवार के योगदान का हवाला देकर भी डॉन को राहत दिलवाने की कोशिश की थी, लेकिन जज ने मुख्तार अंसारी को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। तो सामान्य तौर पर कोई अपराधी इसलिए बनता है कि उसकी कोई आर्थिक मजबूरी रहती है, कोई पारिवारिक विद्वेष होता है, लेकिन इन सारे चीजों से परे जाकर के मुख्तार अंसारी ने जो अपराध की दुनिया में प्रवेश किया, इसलिए उनको उनके पारिवारिक का कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। मुख्तार अंसारी को अदालत से पहली बार मिली सजा के बाद अब अदालतों में अलग अलग मामलों में मुख्तार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे लोगों ने राहत की सांस ली। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने जिन 5 मामलों में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है, उनमें से 31 साल पहले वाराणसी का चर्चित अवधेश राय हत्याकांड भी शामिल है, जब मुख्तार अंसारी ने कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या करवा दी थी। हल्की बारिश हो रही थी और उसी बारिश के दौरान एक गाड़ी यहाँ रुकती है और ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, जिसमें अजय राय के भाई अवधेश राय की मौत होती है और इस मामले में मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया जाता है। कोर्ट के फैसले के बाद अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए बरसों अदालती लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेस नेता अजय राय ने खुशी जाहिर की और न्यायालय का धन्यवाद दिया। न्यायपालिका को मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। भाजपा नेता कृष्णानंद राय के परिवार ने गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे पहले की सरकारों में संरक्षण मिलने की वजह से ही मुख्तार अंसारी इतने साल तक सजा से बचता रहा। कई मामले में ये पहले भी बचते हुए आए हैं और बचने का कारण केवल एक ही चीज रहा है कि उस समय की सरकारों द्वारा इनको अच्छा संरक्षण मिलता था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल वाराणसी आ रहे हैं। गृह मंत्री काशी तमिल संगमम के समापन समारोह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसी बीच नीतीश कुमार ने विधानसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए एक विवादित बयान दे दिया। रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। नीतीश कुमार यही नहीं रुके। जहरीली शराब से होने वाली मौत को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने भाजपा पर पलटवार किया और भाजपा शासित राज्यों में जहरीली शराब से हुई मौतों पर सवाल उठा दिए। आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज है। इस बीच भाजपा के 30 एमएलए एमएलसी छपरा पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल वाराणसी आ रहे हैं। गृह मंत्री काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री के आगमन को लेकर एम्फी थिएटर मैदान में पुरजोर तैयारी की जा रही है। अमित शाह काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। महीने भर से चल रहे काशी तमिल संगमम का समापन 16 दिसंबर को BHUKC एम्फी थिएटर मैदान पर होगा। कल 16 दिसंबर को इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है। माननीय गृह मंत्री जी के करकमलों से क्लोजिंग होगी। उन्हीं के साथ भारत सरकार के कई बड़े वरिष्ठ माननीय मंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल रहेंगे।
करीब 2.5 घंटे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शुक्रवार शाम 4 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए BHU हेलीपैड आएंगे। MP थिएटर मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती के घर जा सकते हैं। बाबा धाम काल भैरव के दर्शन पूजन भी कर सकते हैं। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। पूर्वांचल की सियासी नब्ज पर खास पकड़ रखने वाले अमित शाह निकाय चुनाव की गहमागहमी के बीच वाराणसी आ रहे हैं, इसलिए उनका वाराणसी आना कई मायनों में अहम माना जा रहा है। वहीं कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। हादसे की आशंका को देखते हुए यमुना एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। दरअसल यमुना एक्सप्रेस वे पर धुंध और कोहरा होने की वजह से दुर्घटना का खतरा अधिक रहता है, इसलिए यमुना प्राधिकरण ने 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक वाहनों की गति कम कर दी है। अब यमुना एक्सप्रेस वे पर 100 की बजाय 75 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कर दी गई। अभी तक अधिकतम रफ्तार सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भारी वाहनों के लिए भी अधिकतम गति सीमा तय की गई है। भारी वाहनों की सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। वाहनों की गति है वो एक्सप्रेसवे होने के कारण उसे अनियंत्रित ना करें, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है और सर्दी में कोहरे के कारण जो है हर बार एक्सप्रेसवे पे इस तरह की घटनाएं जो हैं हम लोगों के सामने आती हैं। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियों के चालान भी काटे जाएंगे। नए नियम की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए 0 पॉइंट से लेकर आगरा तक लोगों को पैम्पलेट और प्रचार प्रसार के जरिए जागरूक किया जाएगा। नई गति सीमा लागू होने के बाद परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाने की योजना बनाई है। वंशुपाल यादव को समाजवादी पार्टी में शामिल करने के बाद अखिलेश यादव अपने चाचा को कौन सी भूमिका देंगे, ये किसी को नहीं मालूम। इस बीच शिवपाल के बेटे आदित्य यादव ने कहा कि पद का कोई सवाल ही नहीं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव का परिवार एक हो गया और उपचुनाव के बाद सपा और प्रसपा भी एक हो गए, लेकिन शिवपाल की भूमिका को लेकर सवाल अब भी बरकरार है। लेकिन आदित्य यादव ने कहा है कि शिवपाल यादव के लिए पद नहीं बल्कि पार्टी जरूरी है। जिन्होंने इतना काम किया है, जिनके लिए कोई भी पद हो, कोई भी पद उनके लिए जस्टिफाई नहीं करता और जस्टिफाई नहीं करता। दरअसल शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सपा में विलय के बाद से ही सभी को इस बात का इंतजार है कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में अपना कमाल दिखाने वाले चाचा शिवपाल को अखिलेश यादव कौन सी जिम्मेदारी देने वाले हैं। लेकिन अपने पिता की नई भूमिका के सवाल को आदित्य यादव गैर जरूरी बता रहे हैं। वो एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने पद देख के काम नहीं किया, जिन्होंने नेताजी जब कुछ भी नहीं था उनके पास तो साइकिल लेके उनके लिए प्रचार किया। आदित्य यादव भले ही सपा में शिवपाल के नए रोल पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन खुद अखिलेश यादव 8 दिसंबर के बाद कई बार बोल चुके हैं कि चाचा को जल्द ही नई जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन इस बात का ऐलान अखिलेश यादव कब करेंगे, इसका इंतजार सभी को है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अखिलेश यादव 20 दिसंबर को कानपुर जाएंगे, जहां वो जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से मिलने वाले हैं, जिसके लिए पार्टी की तरफ से कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर हुई कार्रवाई के बाद अखिलेश के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है, जहां वो इरफान से 1 घंटा 15 मिनट तक बात करेंगे। अखिलेश के इस डैमेज कंट्रोल पर इरफान सोलंकी के परिवार ने खुशी जताई है। करेंगे बात और हमें उम्मीद है कि राहत मिलेगी हमारे बच्चों को जरूर इंशाल्लाह। हम चाहते हैं कि वो आएँ और हमारी बात आगे, उनकी बात ज़्यादा लोग सुनेंगे, तो हमें बहुत एक खुशी और एक सपोर्ट लग रहा है कि चलिए वो हमारे परिवार के तरीके हैं और वो उन्होंने हमारे लिए सोचा है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड के मामले में साथ जमीन पर कब्जा करने और धमकाने का मामला भी चल रहा है। सपा का आरोप है कि पुलिस ने विधायक इरफान सोलंकी को प्रताड़ित किया है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और राष्ट्रीय तेजी के आ जाने मात्र से उसके मन में कितना भी संघर्ष करना पड़ जाए उसको करने की भावना मजबूत हुई है। इससे पहले भी अखिलेश यादव लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद आजमगढ़ के इटौरा जेल में बंद समाजवादी पार्टी विधायक रमाकांत यादव से मुलाकात की थी और सपा नेताओं को फर्जी मुकदमों में जेल भेजे जाने के आरोप लगाए थे। वहीं आजमगढ़ से भाजपा के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग की। तवांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ और भारतीय सेना के पलटवार के बाद मचे संग्राम के बीच निरहुआ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर अहीर रेजिमेंट की मांग छेड़ दी है और इस पुरानी मांग को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। ये अहीर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल जायज है और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि सेना में जल्दी से जल्दी अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए, क्योंकि अध्यक्ष जी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इस मामले पर अपना भाषण दिया और कहा कि अगर अहीर रेजिमेंट बन जाता है तो चीन भी हमारी ओर आंखें दिखाने में 4 बार सोचेगा। जिस दिन ये अहीर रेजिमेंट का गठन होगा
चाइना की रूह कांप जाएगी अध्यक्ष जी। ठीक है, उसका कारण 1 सेकंड में बता देता हूं अध्यक्ष जी। 62 के युद्ध में जी रेजांगला चौकी पर 124 अहिर जवान तैनात थे। ठीक है, उन्होंने 100-200 नहीं 3000 चीनी सैनिकों को मारा। निरहुआ के अहिर रेजिमेंट की मांग के बाद सवाल ये उठने लगा कि क्या भारत सरकार उनकी मांग पर कोई ध्यान देगी। 3 सीटों पर उपचुनाव के बाद अब भाजपा का पूरा फोकस निकाय चुनाव पर है। पूरी प्लानिंग के साथ पार्टी ने तैयारी लगभग पूरी कर ली। दरअसल भाजपा संगठन निकाय चुनाव के जरिए 2024 की तैयारियों में जुटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद 17 नगर निगमों में कमान संभाली है, तो बूथ से लेकर मंडल, सेक्टर और जिलों की टीमों को मजबूत किया जा रहा है। यहाँ तक कि प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अभियान को सभी लोग सहयोग में लगेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता हैं सब जनता के बीच में रहेंगे। आपने अभी देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी सभी नगर निकायों में उनके कार्यक्रम हुए हैं। 2024 चुनाव के पहले निकाय चुनाव को अहम माना जा रहा है, इसलिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पिछले चुनाव में भी 16 नगर निगमों में से 14 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार जो 2 बची थी वो भी हम लोग 100% भारतीय जनता पार्टी जीती। मसलन सीएम योगी ने 17 नगर निगम में कमान संभाली। सभी नगर निगम में सीएम योगी 1 या 2 रैली करेंगे। रोड शो के साथ प्रमुख नगर पालिका परिषद में प्रचार करेंगे। प्रबुद्ध जनों से संवाद के बाद अब जनसंपर्क होगा। सभी मंत्री, विधायक, सांसदों को क्षेत्र में रहने का निर्देश। बूथ से लेकर प्रदेश पदाधिकारी दिन रात काम करेंगे। जाहिर है प्लानिंग का फायदा भाजपा को विधान परिषद चुनाव के साथ साथ सहकारिता चुनाव में भी मिल सकता है। क्या ओम प्रकाश राजभर फिर से भाजपा के साथ गठबंधन करने वाले हैं? ये सवाल बड़ा हो गया। ये सवाल फिर से उठ रहे हैं क्योंकि उपचुनाव के बाद से राज्य की सियासत में फिर से तेजी से बदलाव आया है। भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ निकाय चुनाव की तैयारियों में लगी है, बल्कि 2024 में भी झंडे गाड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसी बीच यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन की संभावना को एक बार फिर से हवा दे दी। ले आना न ले आना हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। आप देखते होंगे जब भी चुनाव आते हैं दूसरे दल के कितने लोग भारतीय जनता पार्टी को शामिल होते हैं। इतना ही नहीं, दयाशंकर सिंह ने उन वजहों का भी खुलासा कर दिया जिस वजह से राजभर भाजपा के साथ जुड़ सकते हैं। हम लोग के नीतियों से वो नजदीक हैं और जो काम वो करते हैं, जो सोचते हैं, वो मोदी जी और योगी जी उसको पूरा करते हैं। हालांकि एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने निकाय चुनाव के रण में अकेले उतरने की बात की थी। पता तो राजनीति में कब क्या होगा किसी का कोई ठीक नहीं, चाहे हम हो चाहे कोई हो। इसके बाद राजभर लगातार खुले मंचों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारे में भगवा और पीले झंडे के साथ आने की चर्चा शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर जीत हासिल करने के बाद भाजपा की नजर सोनिया गांधी की सीट पर लग गई, जिसके लिए भाजपा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा की नजर विपक्ष की उन सीटों पर है जो उनका गढ़ मानी जाती है। अमेठी और रायबरेली सीटों पर दशकों से गांधी परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी सीट पर राहुल गांधी को हरा दिया था। भाजपा दावा कर रही है कि इस बार वो रायबरेली में, दुर्ग में भी सेंध लगाने में कामयाब रहेंगी। कि रायबरेली जब से सोनिया गांधी जी जीत के गई हैं वो कभी नहीं आई। इतना ही नहीं, भाजपा नेता ने रायबरेली में अपनी पैठ बनाने और बढ़ाने की भी शुरुआत कर दी है। रेल मंत्री से मिलना चाहते हैं और रायबरेली के रेलवे स्टेशन को अपग्रेड कराने के लिए अपनी अनुशंसा करूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा। अमेठी और रायबरेली का है, मैं कह सकता हूं कि मैं इस आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इतने दांत खट्टे करेंगे कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। पार्टी का फोकस इन सीटों, खासतौर पर उन 144 सीटों पर है जहां हाल के चुनाव में भाजपा को हार मिली है। पार्टी का फोकस इन सीटों पर बढ़ गया है जिनमें रायबरेली पहले नंबर पर है। वही बात अयोध्या की, जहां श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा में तैनात महिला सिपाहियों की मस्ती भारी पड़ गई। सभी को फिलहाल लाइन हाजिर कर दिया गया। वीडियो में 3 महिला पुलिसकर्मी दिखाई दे रही हैं जो फिल्मों के गानों पर पूरी अदायगी के साथ डांस कर रही हैं, जबकि चौथी महिला कांस्टेबल वीडियो बना रही है। डांस कर रही पुलिसकर्मी के गले में आई कार्ड टंगा हुआ दिखाई दे रहा है। ड्यूटी पर तैनात इन 4 महिला सिपाहियों के डांस रील जैसे वायरल हुआ, बवाल मच गया। सभी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। ये सभी 2018 बैच की महिला सिपाही हैं। डांस का ये वीडियो हफ्ते भर पुराना बताया जा रहा है। राम जन्मभूमि सुरक्षा ड्यूटी में लगी थी उन लोग का, वहाँ पे ड्यूटी पॉइंट्स में लोग अपना मनोरंजन कर रहा था। उन लोग ड्यूटी में सीरियसनेस नहीं था, इसके लिए लाइन हाजिर किया। अभी जांच करके उसको सस्पेंड पे आगे करा।
दरअसल राम जन्मभूमि परिसर में सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगती है। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं और वीआईपी दर्शनार्थियों को दर्शन कराने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। लेकिन वीडियो में ड्यूटी के दौरान अनुशासनहीनता पाई गई। पुलिस महकमे के मुताबिक ड्यूटी के दौरान ये सभी पुलिसकर्मी सीरियस नहीं थे, लिहाजा उन्हें लाइन हाजिर करने के बाद निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।